सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसमें हम सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव के हमने टाइप बताए थे, 11th क्लास में आपसे पढ़ाया था, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, बीट्स, और उसका थर्ड पॉइंट था इंटरफेरेंस, जो मैंने कहा था कि हम 12th में पढ़ाएंगे। तो बीट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे पहले तो सुपरपोजिशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि जब दोनों वेव की डायरेक्शन सेम है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ अलग अलग है और वो सुपर इम्पोज हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात आती है तो हम सबसे पहले वेव बनाते हैं। कोई भी वेव है, दो अलग अलग वेव है, ये सुपर इम्पोज करनी है, तो आपके माइंड में आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है? क्या इनकी वेवलेंथ सेम है? अगर सेम है और सुपर इम्पोज होती है, अब सेम है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इनका फेज क्या है? एक वेव तो राइट डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी लेफ्ट में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वेव तो यूं राइट जा रही है, दूसरी वेव इधर से आ रही है और फिर ये सुपर इम्पोज हो रही है। एक माइंड में आइडिया आता है, एक माइंड में आइडिया ये आता है कि एक वेव इधर जा रही है, दूसरी वेव भी यहीं जा रही है और फिर सुपर इम्पोज हो जाती है। जरूरी नहीं आप ये कहो कि सर दूसरी वेव तो इस तरह से सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या है? ये माइंड के आइडियाज हैं कि हम सुपरपोजिशन किन किन टाइप से कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव के हमने तीन टाइप पढ़े थे, जिसका तीसरा टाइप था इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या था हमारे पास? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में वेव थ्योरी के अंदर है। सबसे पहली बात, इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में मालूम होना जरूरी है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है। उसके बाद हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में बताएंगे। समझ आ गया? इंटरफेरेंस ऑफ वेव इज द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। मीन्स आपके पास दो वेव होंगी, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। समझ आ गया? दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप ये कहते हो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, लिख दिया आपने। दूसरी वेव को आपने लिख दिया y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। आपने दो वेव बता दी, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखा ना हमने। ओमेगा 1 अगर लिखता तो देखिए, ओमेगा आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई न्यू, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं? 2 पाई न्यू। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? सेम। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेव अगर सुपर इंपोज होती है, समझ आ गया? सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, आप इसको ओनली ओमेगा 2 भी लिख सकते थे, तो मतलब जीरो फेज डिफरेंस हो गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी जीरो। आप कांस्टेंट कह सकते हो कि इनका फेज डिफरेंस है ना, वो फाई है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस से ये मर्ज होंगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे कि एक वेव तो यूं जा रही है, ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव यहां से यूं जा रही है, कांस्टेंट फेज। इसका फेज लेंगे कुछ अलग आएगा, इसका फेज लेंगे कुछ अलग आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ गए? और फेज तो आपने एसी में पढ़ा था, एसी अल्टरनेटिंग करंट, फेज डिफरेंस पढ़े थे कि नहीं? तो शायद आपको मालूम भी होगा। पॉइंट क्लियर है? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कांस्टेंट हो मतलब हर पॉइंट पर उतना ही डिफरेंस आना चाहिए, अलग अलग डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और सुपर इंपोज होती है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। समझ आ गया होगा? पॉइंट क्लियर है? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है? डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी having zero or constant phase difference traveling in same direction superimpose each other, then the intensity of that region being superimposed get redistribute। उस केस में जो
किसी रीजन के अंदर सुपर इंपोज हुआ है, वहां पर इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, और जब इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं ज्यादा हो गई कहीं कम हो गई, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। समझ आ गया होगा? पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? दो वेव का सुपर इंपोज पढ़ रहे हैं, सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? अगर दो वेव का सुपर पोजिशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव जो जरूरी है क्या है कि भाई सबसे पहले हमने ये कहा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, मैं कहता हूं कि y1 डिस्प्लेसमेंट है, यहां टाइम के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक। ग्राफ बना रहे हम, इस तरह का ग्राफ बना दिया। मैंने कह दिया कि बेटा ये जो एम्पलीट्यूड है ये A1 है, ये एम्पलीट्यूड कितना बताया हमने? A1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखिए, मैं सुपर पोजिशन करके बता रहा हूं। जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन मैं केवल और केवल ये बताना चाहता हूं कि यहां तक इसकी आधी वेव है, यहां कंप्लीट वेव है। सिंपल सा मतलब मैं आपको फ्रीक्वेंसी शो करके दिखाना चाहता हूं। क्या शो करके दिखाना चाहता हूं? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मैं दूसरी वेव यहां बना रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहां पर हमने y2 डिस्प्लेसमेंट दिखाया। अब मैं ये कहता हूं कि यहां अगर हम देखें, दूसरी वेव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, यहां तक क्लियर है? अब मैंने ये कहा कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? A2। एम्पलीट्यूड डिफरेंट ले सकते हैं, मैंने सेम एम्पलीट्यूड के बारे में तो नहीं बोला, एम्पलीट्यूड अलग अलग ले सकते हैं। यहां कॉमन क्या है? हाँ भाई मनदीप, कॉमन क्या है? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए ध्यान से, इस वेव का टाइम पीरियड जितना था, सेकंड वेव का टाइम पीरियड भी सेम है। दोनों की डायरेक्शन भी मैं सेम बता रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन भी सेम बता रहा हूं। अब इन दोनों वेव का सुपर पोजिशन होता है, हम क्या कहेंगे? क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव। ये क्रस्ट इस क्रस्ट के साथ मैच करेगी, ये ट्रफ इस ट्रफ के साथ मैच करेगी। सुपर इंपोज किसका होगा? क्रस्ट का क्रस्ट के साथ होगा, ट्रफ का ट्रफ के साथ होगा, अगेन क्रस्ट का क्रस्ट के साथ होगा, एंड और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा। समझ आ गया? जब ऐसा होता है उस केस में हम यहां डिस्प्लेसमेंट लेते हैं y, और y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? y1 प्लस y2। ये बात याद रखनी है, यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। और यहां जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कहता है कि ग्राफ वही बनेगा, मतलब जो सुपर पोजिशन के बाद वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। सुपर पोजिशन के बाद जो वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। समझ आ गया? और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज A1 प्लस A2। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? इस तरह की जो वेव बनती है, जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, इस वेव का नाम होता है कंस्ट्रक्टिव। क्या होता है इस वेव का नाम बेटा? कंस्ट्रक्टिव वेव। समझ आ गया? और इस तरह का जो इंटरफेरेंस बन के आता है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जब हमने ये देखा कि यहां जो हमारे पास वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हमें पता है इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये वेव के अंदर पढ़ाया था, आपसे बता चुके हैं हम पहले भी। समझ आ गया? हमने लिखा वी नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हमें पता है कि यहां एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई। नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ वेव पार्टिकल्स हमारी आंख में जो एंटर कर रहे थे वो इंक्रीज हो गए। मैंने आपसे पहले एग्जांपल भी दिया था कि एक बहुत डिम बल्ब ग्लो कर रहा है, एक बहुत ब्राइट है। ब्राइट को जब आप देखोगे तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती है। मैं कहता हूं आप डायरेक्शन ऑफ सन आप देखिए, सूरज की तरफ देखिए, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी
वो ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स आपके पास आपकी आंख में ज्यादा एंटर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो मतलब मोर ब्राइटर, दैट इज इस तरह के जो इंटरफेरेंस की शेप आएगी उसके अंदर ब्राइट फ्रिंग्स बनेगी। क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंग्स। तो आपने एक बात याद रखनी है यहां पर। क्या याद रखनी है? कि जब क्रस्ट से मैच कर जाए, ट्रफ से मैच कर जाए, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किस तरह की फ्रिंग्स बनेगी? ब्राइट फ्रिंग्स बनेगी। मेरी बात समझ आ गई होगी सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? दूसरा मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इन वेव्स की पैटर्न चेंज हो जाए, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास है y1, क्लियर? अब मैंने ये कहा कि फर्स्ट वेव इस तरह से है। दोबारा से मैं आपको वही पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ठीक है? सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। दूसरे पॉइंट हमारा यही है कि यहां पर भी हम क्या बताएंगे बेटा? सेम फ्रीक्वेंसी की ही बात करेंगे, ठीक है? टी। अब देखिए, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैं ये कहता हूं कि यहां हमारा डिस्प्लेसमेंट है y2, मतलब मैं सेकंड वेव बना रहा हूं। ये हमारी कौन सी है? फर्स्ट वेव। ये कौन सी है? सेकंड। इसके एम्पलीट्यूड को a1 बता दिया जाए बेटा, a1। अब मैं यहां क्या करता हूं, ये वेव हमारी कुछ इस तरह की है। कोई डाउट है? मींस यहां मैंने एम्पलीट्यूड बोला a2, crest of one wave fall on the trough of another wave and trough of one wave fall on the crest of another wave। जब एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव की ट्रफ से मिल जाए, देन एम्पलीट्यूड बिकम्स डिक्रीज। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या कहेंगे हम? अब हमारे पास एक फाइनल वेव बनेगी जो हम बना देते हैं, ठीक है? फाइनल वेव बना लेते हैं। अब हम यहां कहेंगे इफ a1 इज ग्रेटर देन a2। अगर a1 इज ग्रेटर देन a2 मिला तो हमारी वेव कैसे जाएगी बेटा? समझ गए? और ये एम्पलीट्यूड क्या बताओगे? a1 माइनस a2। समझ आ गया होगा? ये क्या होगी हमारे पास? y। और अगर आपसे कह दिया जाए इफ a2 इज ग्रेटर देन a1, उल्टा कर दो इस वेव को। अरे समझ गए कि नहीं? कैसी बन जाएगी वेव? बना लोगे? कोई डाउट है? और ये एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा बेटा? a2 माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं? एम्पलीट्यूड बिकम्स डिक्रीज। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आपने यहां पढ़ा था, अगर यहां इंटेंसिटी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? a1 प्लस a2 स्क्वायर। यहां क्या बना रहे थे? ब्राइट। बोलो बनाया था कि नहीं? यहां डार्क बना रहे हो तो क्या कहोगे? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस, और a2 माइनस a1 स्क्वायर एक ही बात आनी है। माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है? तो यहां इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डिस्ट्रक्टिव वेव। ये जो हमारे पास वेव बनेगी, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगी। और इसके अंदर जब हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी बहुत कम है, तो क्या बनेगा वहां? डार्क। शायद आपको याद होगा हाइजेंस का, अगर आपने वीडियो देखा हो, वैसे तो मैंने आपकी क्लास में भी बताया था कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर हमने बताया था देयर आर नो बैकवर्ड मोशन ऑफ वेव बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कोस थीटा। बोलो कहा था कि नहीं? कोस थीटा, अगर थीटा 180 रखा आपने, -1 एम्पलीट्यूड 0। 0 एम्पलीट्यूड का मतलब कोई भी वेव नहीं जाएगी। एम्पलीट्यूड जितना कम होगा, नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही कम आएंगी, इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। समझ आ गया कि नहीं? तो अगर इंटेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब यहां कौन सी फ्रिंग्स बनेगी बेटा? डार्क।
यहां तक सभी याद रखेंगे? एनी डाउट? ये था बेटा सुपरपोजिशन, ये आपने समझना था, बेसिक था जो आपको आना चाहिए। अब हम करवाएंगे इंटरफेरेंस। अब हम क्या बताएंगे बेटा? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के बारे में थॉमस यंग ने बताया था, एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट रहा हुआ है थॉमस यंग, और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के बाद इंटरफेरेंस की थ्योरी बताई थी। मेरी बात समझ गए? तो उसने क्या किया था देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि जो अभी अभी इंटरफेरेंस के लिए आपने जो सुपरपोजिशन पढ़ा है, जो सुपरपोजिशन आपने पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा था कि सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। पहली बात तो यही है, उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने ये पढ़ा था तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लाइट लेकर कैसे आओगे, क्योंकि दो लाइट होनी चाहिए, सुपरपोजिशन भी करना है। दो लाइट जिनकी वेवलेंथ भी सेम हो और जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। तो यंग ने क्या किया, इसने दो तरह के सोर्स यूज किए। मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसने सबसे पहले तो कोहेरेंट सोर्स यूज किया। शायद आप मेरे से पढ़े हैं तो को का मतलब तो जानते होंगे, सेम होता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा सोर्स जो लाइट दोनों वेव यूज कर रहा है वो केवल एक ही सोर्स से यूज कर रहा है। तो इसने पता है क्या किया, बहुत सिंपल सा पॉइंट यूज किया इसने यहां एक सोर्स रखा, लाइट सोर्स, ये सोर्स है। अब ये लाइट सोर्स जहां पर भी लाइट देगा, जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी वेव यहां से बाहर निकलेंगे, हर एक की वेवलेंथ और हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, डिफरेंट नहीं हो सकती। इस अकेले सोर्स से काफी सारी वेव्स बाहर निकली। अब इनका सुपरपोजिशन कैसे हो, क्योंकि यहां तो देखा जाए तो सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ये आपस में तो मिल ही नहीं सकती। हमें ये भी पता है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, पढ़ा हुआ है ना ये तो सब। अब ये तो सुपर इंपोज नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, यहां से सोर्स यूज किया, उसको ये पता है इस सोर्स से जितनी भी वेव, जितनी भी रेज बाहर निकलेंगे, सभी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। उसने इसके आगे दो स्लिट लगा दी बेटा। स्लिट मतलब ये गैप है, यहां मतलब एक स्क्रीन थी जिसके अंदर बहुत पतले पतले दो छेद कर दिए, होल बना दिए, और उनमें से ये लाइट पास हो रही है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं कहता हूं ये डार्क रूम है, एकदम डार्क रूम है, इसके बाहर हम एक लाइट सोर्स रखते हैं और इसमें एक होल कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना है आपने, क्लियर? अब क्या होता है, अगर हम यहां से देखेंगे कि जो लाइट है ना, अगर यहां से एंटर करेगी तो हम कहेंगे कि इधर भी एंटर कर गई और इधर भी एंटर कर गई। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। भूतों वाली मूवी देखिए, हॉरर मूवी, उसमें वो कोई भी कैंडिडेट जिसको डर लग रहा है एक बंद कमरे में रहता है, लाइट बंद है एकदम, और जब डराना होता है तो लाइट तो अपने आप ही काट देते हैं मूवी वाले ही, है ना। फिर उसमें देखेगा कि एक होल है, उसमें से लाइट आ रही है। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे गेट है ना, गेट थोड़ा सा खुला है और उसमें से एक स्लिट बनी हुई, यूं लाइट आ रही है। हम क्या देखते हैं, उसको यूं एक्सपेंड होती हुई आती है वो, सोर्स चाहे कहीं भी हो। मेरी बात समझ गए? अगर मान लीजिए ये तो स्लिट का नाम रखा मैंने S1, इस स्लिट का नाम रखा, क्या इस अकेले से ही लाइट जाएगी? नहीं जाएगी, S2 से भी जाएगी। हमने क्या कहा, यहां से भी लाइट यूं चली गई बेटा और इधर भी चली गई। हो गया? ध्यान से देखना है डायग्राम, शायद आपकी बुक में ना मिले, बहुत अच्छा डायग्राम बता रहा हूं। ये जो एरिया है इधर, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, क्योंकि अकेले S1 की लाइट है और किसी की नहीं है।
आप ये कह रहे हो कि S2 की लाइट तो इधर है, S2 की लाइट इससे ऊपर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। ये वाला एरिया है, ये भी डिफ्रैक्शन होता है। यहां केवल किसकी है? S2 की है, S1 की नहीं है, क्योंकि S1 की लाइट तो यहां है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया बच गया, क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला जो एरिया आपके पास बच गया, ये इंटरफेरेंस है, क्योंकि इस एरिया में इस लाइन से नीचे S2 है और इस लाइन से ऊपर दोनों आ रही है, सुपर इंपोज होगी लाइट। मतलब इस एरिया को मैंने किसका नाम दे दिया? इंटरफेरेंस। समझना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर समझोगे, फील लेना है। मेरी बात समझ गए? मतलब आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ इस तरह की वेव जा रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आपका। समझ गए? ये एरिया कौन सा है? इंटरफेरेंस एरिया। यहां पर वेव्स ब्राइट फ्रिंग्स बना रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव बन रही है या डिस्ट्रक्टिव बन रही है, ये मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। मेरी बात समझ गए? यहां कंस्ट्रक्टिव बनी, डिस्ट्रक्टिव बनी, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, डजंट मैटर। बट अभी तक ये समझना है, इंटरफेरेंस एरिया समझ आ गया। मतलब इससे ऊपर फ्रिंग्स नहीं बनेगी, इससे और बनेगी तो इतनी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। जस्ट लाइक और फ्रिंग्स के बारे में बता देता हूं, कभी आंख को बहुत ज्यादा रगड़ा है ना, और फिर हम देखते हैं तो सितारे बन जाते हैं आंख के आगे, कहीं कोई चमक रहा है, कहीं कोई डार्क नजर आ रहा है। मेरी बात समझ गए? आंख को रगड़ लेते हैं और उसके बाद आंख खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं तो डार्क है, कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है, कहीं ब्राइट है। दैट इज फ्रिंग्स। वही है इंटरफेरेंस पैटर्न। कहीं क्रस्ट मिल गई और कहीं क्रस्ट और ट्रफ मिल गई। समझ आ गया? क्रस्ट और ट्रफ ये सब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंग्स बनाता है। क्लियर है? तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न समझ आया आपको? यहां पर कौन सा बनेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां डिफ्रैक्शन पैटर्न, यहां भी डिफ्रैक्शन पैटर्न। पॉइंट क्लियर हो गया? कैमरामैन सही चल रहा है? दिख रहा है? अरे यहां देख के बता भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं आपको इसकी एक्सपेरिमेंट की एक छोटी सी थ्योरी बताता हूं कि उसने क्या किया था, और एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? उसने क्या किया भाई, सबसे पहले एक सोर्स ले लिया यहां। ठीक है? अब उसने क्या किया, यहां एक बोर्ड रखा और इस बोर्ड में दो स्लिट बना दी बीच में। समझ आ गया? यहां से एक पैटर्न यूं काट दिया गया। चलो कैसे काटें? यूं ही काट लेते हैं। और एक स्लिट यहां से, स्लिट की थिकनेस बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा होल कर दिया जैसे कि ये दिख रहा है, ये स्लिट नहीं है। अगर स्लिट होती तो मैं ये बताता कि यहां से बिल्कुल इतना सा एक पैटर्न, बहुत पतला सा पैटर्न, जैसे कि गेट को इतना सा खोल दिया जाए बस। मेरी बात समझ गए? हाँ, ये यहां से गेट के नीचे जो इतना सा और छोटा, वो भी लेंथ में भी छोटा होना चाहिए। ठीक है? इस तरह का एक पैटर्न यहां से और एक पैटर्न यहां से, डायरेक्शन यहां से दे देते हैं। आगे इन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी बेटा। यहां क्या लगा दी उन्होंने? एक स्क्रीन लगा दी। अब इस स्क्रीन में क्या किया, ये कहता है कि यहां से वेव यहां भी एंटर करती है और यहां भी एंटर करती है। तो मैंने क्या बताया था, कोहेरेंट सोर्स यूज किया, मतलब एक ही सोर्स है, यहां से जो वेव इनमें से निकल के जाएगी उनकी वेवलेंथ वगैरह सब क्या रहेंगी, सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये कहता है कि, और दूसरा क्या यूज कर सकते हो, पहला तो ये बता दिया था क्योंकि मैंने देखी दो लाइनें बनाई है यहां, है ना। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं, इसने यूज किया मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले पॉइंट है। आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करोगे, तो ये वर्ड लिखे मिलेंगे आपको,
मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। और क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। मेरी बात समझ गए? एक कलर की लाइट यूज कर ली, मान लीजिए आप रेड ले रहे हो तो रेड लाइट यूज कर लो, रेड की वेवलेंथ तो दोनों के लिए ही सेम रहेगी। आपने वायलेट लिया तो वायलेट, येलो लिया तो येलो, कोई भी एक कलर की लाइट ले लो, उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहां क्या, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? मैं क्या बता रहा हूं आपको? थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा। उसने ये देखा कि यहां जस्ट इनके एकदम सेंटर पे ब्राइट फ्रिंग्स बनी, सेंटर पे क्या बनी? ब्राइट फ्रिंग्स। ये मैक्सिमम ब्राइटेस्ट फ्रिंग्स थी, समझ आ गया? उसके बाद यहां देखा, ये पैटर्न था डार्क के लिए, डार्क फ्रिंग्स। उसके बाद फिर एक ब्राइट फ्रिंग्स बनी, अगेन डार्क, अगेन ब्राइट। यहां देखा तो एक डार्क बनी, यहां अगेन क्या बनी? ब्राइट। तो आप क्या सोच रहे हैं यहां पर? अगेन डार्क बनेगी यहां, फिर ब्राइट, और इस तरह से बनती हुई चली जाएगी। कहां तक बनेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, कितनी बनेगी, उनका रेशियो क्या होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक आपने ये देखना है, एक्सपेरिमेंट में ये समझना है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि एग्जैक्ट सेंटर पे ब्राइट फ्रिंग्स बनी, जिसका नाम रखा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग्स। उसके दोनों तरफ डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। अगर वो ब्राइट 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 बन गई तो हमें पता कैसे चलेगा? वो तो फिर पूरा ही ब्राइट नजर आ जाएगा। हम पहचान कैसे पाएंगे? हमें लगेगा कि यहां एक चमक रहा है, उसके बाद यहां डार्क है, फिर यहां फिर चमक रहा है, फिर डार्क है, फिर चमक रहा है। तभी तो हमने उनमें डिफरेंशिएट किया, उनको अलग अलग पहचाना। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ आ गई होगी? तो ये क्या पढ़ रहे थे हम? एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। अब ये कैसे बनी वो भी समझना है, इन फ्रिंग्स को कैसे बनाया गया, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही है, ये डायग्राम है जो बनाने हैं एक्सपेरिमेंट में, और इनको एक्सप्लेन करना है जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर? अब देखिए, एक डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ मिलेगा, मैं दो बनाऊंगा फिर दोबारा से, दो डायग्राम। आपकी बुक में एक डायग्राम है, मैं दो बनाकर दिखाऊंगा आपको, और दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा डायग्राम फील करने के लिए, पहला डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है वो बना रहा हूं। ठीक है, देखिए, मैंने कहा बेटा ये सोर्स है, ठीक है, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। यहां हमने क्या कह दिया? ये हमारे पास स्क्रीन है जहां हम डार्क फ्रिंग्स ब्राइट फ्रिंग्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहां से बात करें तो ये कहता है कि यहां सबसे पहले क्रस्ट निकलेगी, उसके बाद ट्रफ। कलर चौक है किसी के बैग में? अगेन मैं भूल जाता हूं, आज मैं खरीदूंगा, रोज दिमाग से निकल जाता है, काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए। क्रस्ट, ट्रफ, देखिए यहां ध्यान रखना, जो डार्क लाइन है वो क्रस्ट के लिए, जो डॉट डॉट लाइन है वो ट्रफ के लिए है। मेरी बात समझ गए? यहां से ये क्रस्ट, ये अगेन, अब किसकी बारी आ गई? ट्रफ, फिर दोबारा से क्रस्ट। अरे डॉट और इस डार्क में फर्क नजर आ रहा होगा? इस तरह से ये वेव क्रस्ट और ट्रफ के टर्म में आगे बढ़ जाएगी। समझ आ गया? अब यहां देखना, यहां थी ना हमारी स्लिट, ये आगे जाएगी तो सबसे पहले क्या निकला? क्रस्ट, उसके बाद फिर क्या निकला? अगेन। अब क्या देख रहे हो? ये वेव जो है ना, ऊपर S1 से जो क्रस्ट और ट्रफ आई थी ना, उनके साथ मर्ज होती हुई जा रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूं?
बोलो मर्ज हो रही है कि नहीं? अब इस तरह से मर्ज होती जा रही है। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या जादू दिखा दिया है ना, ये पता नहीं क्या बना दिया, हमें ही समझ नहीं आ रहा। एक बात ध्यान से देखना, गौर करके देखना, डार्क डार्क लाइन और डॉट डॉट लाइन मिल रही होंगी और सारी की सारी एक लाइन में मिल रही होंगी। सबसे पहले सेंट्रल की बात करें, सेंटर की बात कर रहा हूं। अगर इसका सेंटर देखा जाए तो यहां है, सबसे पहले डॉट डॉट, अगेन ये देखिए डार्क, अगेन डॉट, अगेन डार्क, अगेन डॉट, अगेन डार्क। अगर हम देखेंगे तो ये लाइन यहां मिल जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, देखिए मैं ये पॉइंट बना रहा हूं, ये सारे किसके हैं? डार्क लाइन के हैं। इसके बीच में देखना, ये डॉट डॉट जा रही है, ये डॉट डॉट आ रही है, पॉइंट मिला, ये डॉट डॉट जा रही है, ये डॉट डॉट आ रही है, ये डॉट डॉट जा रही है, यहां से ये डॉट डॉट आ गई। अरे देख रहे हो कि नहीं? डॉट डॉट क्या है? ट्रफ, ट्रफ ट्रफ। और डार्क डार्क क्या है? क्रस्ट क्रस्ट। और क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ मिलती है तो कौन सी फ्रिंग्स बनती है? ब्राइट फ्रिंग्स। कंस्ट्रक्टिव होता है। कौन सा होता है? मतलब ये सेंटर पे क्या बनेगी हमारे पास है? ब्राइट फ्रिंग्स बनेंगी। इस लाइन में आपको ब्राइट ही नजर आएगा। अरे क्या लिख दिया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। आ गया समझ में? इसी तरह से जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर देख लो, बस थोड़ा सा ऊपर देखना है, क्योंकि ये फ्रिंग्स ऐसा नहीं है इतनी बड़ी ब्राइट फ्रिंग्स बनी है, इनकी थिकनेस बहुत कम होती है, mm में होती है, बहुत पतली पतली होती है। मेरी बात समझ गए? इन्होंने लिख भी रखा होगा। और स्लिट का साइज लगभग 2 mm होता है। स्लिट का साइज क्या होता है? नियरली इक्वल टू 2 mm होता है। उनके बीच में लगभग जो डिस्टेंस होती है, वैसे तो 1 mm भी ले सकते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसका साइज 2 mm और इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इनके बीच का गैप है ये तो है 10 सेंटीमीटर। इनका जो साइज है, थिकनेस है, वो क्या है? 2 mm। समझ आ गया होगा? और इनके बीच का गैप कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होता है। मेरी बात समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने यूज किया था, 1 to 3 मीटर तक भी यूज किया हुआ है। इसको एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? बार बार किया जाता है, जिसमें इनकी डिस्टेंस को चेंज किया जाता है और बार बार करके देखा जाता है। ठीक है? हाँ, अब देखिए, अगर हम जस्ट इससे ऊपर देखें, देखो ये डॉट डॉट लाइन कहां मिल रही है? अगर हम इनमें देखें तो यहां फिर दोबारा ब्राइट है, थोड़ा यहां देखिए, ये हमारे पास क्या बनी है? डार्क। एक डॉट और एक ब्राइट, मतलब एक डार्क एक डॉट। आप अपनी बुक में भी देखोगे तो उसमें उन्होंने शायद कलर बना रखे, नहीं कलर नहीं है, डॉट और डार्क है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जब आप कंपास लेकर बनाएंगे, मेरी बात समझ रहे हो? दोनों पर एक ही कंपास रखकर आप आर्क लगाएंगे, इक्वल इक्वल आपने 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर भी आपने वो लगाई है, आर्क लगाई है, तो एग्जैक्ट आपकी एक लाइन मैच कर जाएगी, जिसमें एक डार्क मिलेगी, एक डॉट मिलेगी, एक डार्क एक डॉट, तो उसमें कौन सी बनेगी? डार्क। ठीक है? इसी तरह यहां से अगर इधर देखोगे तो यहां देखिए ये डॉट मिल रही है, ये डार्क है। यहां से ये देखेंगे ये डॉट है, ये डार्क है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस लाइन में एक डॉट है, एक डार्क है, इस तरह से आपको मिलती हुई नजर आएंगी। यहां भी क्या बनेगी? डार्क। ठीक है? अब इससे जस्ट थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो फिर दोबारा क्या बनेगी? ब्राइट बनेगी। मैंने ये जो पढ़ा है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। पहली बात, अब जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो फीलिंग आनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं जो सचमुच ही जबरदस्त है और आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि हमने किया क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये हमारे पास सोर्स है, ये हमने स्लिट बनाई है, क्योंकि अभी तक आप पता है केवल सुन रहे हो, आप केवल ये सुन रहे हो कि मैं बोल क्या रहा हूं। आपने ये देखा, हाँ क्रस्ट बनी, ट्रफ बनी, समथिंग जो भी है, ठीक है ना? हाँ, ये स्क्रीन है,
मैंने कहा ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। हो गया? मेरे को इसका मतलब समझा दीजिए। ये क्रस्ट ट्रफ मैंने ऐसे क्यों बना दी? मैंने ये कहा ये क्रस्ट है, किस टाइप की क्रस्ट है ये? मैंने ये कहा ये ट्रफ है, किस टाइप की ट्रफ है ये? मैंने यूं डॉट डॉट करके बना दिया बस, ये क्रस्ट है, और आपने मान लिया हां सर ये क्रस्ट है। अगर मैं क्रस्ट आपको बनाकर दिखाता तो मैं यूं बनाकर दिखाता ना, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। आप सोच रहे हो कि ये वाला राउंड फिर यूं घुमा के क्यों लिख दिया? एक्चुअल समझने का पॉइंट यही है, एक्चुअल समझने का पॉइंट यही है। बता सकता है कोई? नहीं, मैं बताता हूं। मैं यहां से वेव बना रहा हूं बेटा, पहली वेव बनाता हूं यूं, समझ आया? अरे समझ आया? पीक पॉइंट शायद क्रस्ट पर जा रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं? नेगेटिव ट्रफ पर जा रहा है, देखो डॉट डॉट लाइन। अगर एक वेव ऊपर की तरफ जाती है, मान लीजिए मैं इसको साफ कर रहा हूं यूं, ये साफ कर दिया मैंने, यहां बनाता हूं तो वेव मैं जब बनाऊंगा यूं बनाऊंगा, क्या समझ आया? अरे समझ आया कि जो ये डॉट डॉट बनाया है हर पॉइंट पर ट्रफ बनेगी। यहां वेव जा रही है, वेव कहां जा रही है? वेव ऐसे जा रही है, यूं जा रही है। मैंने यही तो समझाया था, पिछला डायग्राम जो मैंने कहा था आपकी बुक में नहीं मिलेगा, और मैंने कहा था कि इधर तो S1 से जा रही है और इधर S2 से जा रही है, इनके बीच में सुपर पोजिशन हुआ है, यही बोला है ना? मेरी बात समझ गए होंगे। मैं वही डायग्राम यहां भी बना सकता हूं। क्या होगा? यहां की एक वेव यूं जा रही है, ट्रफ क्रस्ट ट्रफ यूं बना दिया मैंने, यहां होती हुई जा रही है, एक यहां से जा रही है यूं, ये इसमें सुपर इंपोज हो गई, बोलो हुई या नहीं? एक तो यहां से क्रस्ट ट्रफ बनाते हुए आई, तभी तो ये लाइन मैंने यूं घुमाकर यहां तक बना दी। इसका मतलब ये लाइन यहां से बनाई है ना मैंने, इसका मतलब S1 से जो वेव बनती हुई आएगी उसकी क्रस्ट यहां बनेगी, ट्रफ यहां बनेगी, ऐसे। मेरी बात समझ आई मैं क्या बता रहा हूं? डॉट डॉट डार्क डार्क का मतलब समझ आ गया होगा। ये डॉट डॉट डार्क डार्क हमने यूं बना दिए, बस हम यूं बनाकर बुक्स में ही रह जाते हैं कि आप बुक में ऐसे बनाया हुआ है, सर ने भी यही बताया था कि ये क्रस्ट होता है। क्रस्ट क्यों होता है उसका मतलब समझना जरूरी होता है। अगर आप इधर बनाते हो तो आप क्या करोगे? यहां क्रस्ट बनाओगे, यहां ट्रफ, अगेन क्रस्ट, अगेन ट्रफ, यूं। सॉरी डॉट डॉट तो यहां है, समझ गए होंगे? इस डॉट लाइन पर क्रस्ट आएगा, डार्क लाइन पर ट्रफ। किसी का भी आप कहोगे सर यहां बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यहां क्रस्ट आएगा, क्रस्ट ही आएगा वेव का। इसलिए जो मैंने ये राउंड बनाए ये क्रस्ट और ट्रफ के बना दिए कि वेव तो इधर जाएगी, बट किसी भी कोई भी वेव आए यहां से उसका क्रस्ट यहां पहुंचेगा। क्या इस बात को समझ आ गया होगा सभी को? पॉइंट क्लियर है? सभी का पॉइंट क्लियर है? अब हमने क्या देखा कि यहां से भी क्रस्ट और ट्रफ बन रही है, यहां से भी क्रस्ट और ट्रफ बन रही है, समझ आ गया? अब वो क्रस्ट और ट्रफ कहां से कहां मैच हो रही है, तो ये तो हमने देख ही लिया कि यहां से तो क्रस्ट आ गई, इधर से भी क्रस्ट आ गई, दोनों देखा क्रस्ट क्रस्ट मिल गई, तो सीधी सी बात है क्या बनना चाहिए? ब्राइट। तो इस लाइन में क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। यहां देखा क्रस्ट और ट्रफ मिल रही है, तो इस लाइन में क्या बनेगा? डार्क बनेगा, ऑटोमेटिक डार्क बनेगा। ये हमारा बेसिक लॉजिक था इंटरफेरेंस पढ़ने का कि डार्क फ्रिंग्स और ब्राइट फ्रिंग्स कैसे बनी है। समझ आ गया सभी को? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो? दैट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पॉइंट क्लियर है? अगला हमारा जो टॉपिक है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या पढ़ेंगे आगे हम? हाँ, इनकी कंडीशन क्या है? अब हम ये पढ़ चुके हैं कि ब्राइट फ्रिंग्स बन रही है, डार्क फ्रिंग्स बन रही है, पर इनके बनने की कंडीशन क्या है? मेरी बात समझ गए? तो देखिए
कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम दो वेव ले लेते हैं। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। हमने बार बार क्या कहा कि हमारे पास दो वेव हैं। एक तो हमने लिखा A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी को हम लिख देते हैं, आप जीरो फेज डिफरेंस भी ले सकते हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि वेव डायरेक्ट ही क्रस्ट पे जाकर मिले, ट्रफ पर मिले। मान लीजिए ना मिली तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक वेव तो हमारी यूं जा रही है और दूसरी वेव हमारी ऐसे मर्ज हो रही है। हो सकती है भाई, अगर इतने एंगल से मर्ज हो गई तो क्या होगा, किस तरह की फ्रिंग्स बनेगी? क्योंकि अगर हम एक का फेज देखें तो अलग है, दूसरे का फेज देखें तो अलग है, और ये कांस्टेंट है। आपको पता है ये केवल इतनी ही आगे चल रही है। फेज डिफरेंस तो पढ़ा था ना इसी में, अल्टरनेटिंग करंट में, लेग्स बिहाइंड बिफोर LCR सर्किट, थीटा एंगल, बोलो पढ़ा था कि नहीं? सेम वही बात है। अब ये कंटिन्यू देखोगे, इस पॉइंट पर जाकर फिर दोबारा मैच करोगे तो जैसे कि ये वेव यूं चली गई और ये ऐसे जा रही है, यहां जाकर देखोगे और यहां देखोगे, कांस्टेंट मिलेगा हर पॉइंट पर। वही जैसे मान लीजिए आपने कह दिया A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमने क्या कह दिया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस कितना है, फाई। मेरी बात समझ गए? इन दोनों को क्या करना है, सुपरपोज। These two waves superimpose each other. दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो हम दोनों का क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस जितने भी वेव्स हैं सभी का सम करना होगा, हम इनको ऐड कर दें तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां तक क्लियर है? एक फॉर्मूला खोलना है साइन A प्लस बी का, आता होगा, आए उसका भी भला ना आए उसका भी भला। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए साइन ओमेगा टी, कोस बी कोस फाई, प्लस आगे क्या लिखा जाएगा, कोस ए साइन बी, कोस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर है? A2 से मल्टीप्लाई कर दूं, A2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। हो गया? यहां से क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी। क्या कॉमन आ रहा है? हमने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया बेटा। यहां क्या बचा बेटा, A1 A2 A1 प्लस A2 कोस फाई, फाई कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बोला था। A1 एंड A2 आर कॉन्स्टेंट, एम्पलीट्यूड है, कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, कॉन्स्टेंट, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं, साइन फाई को मैंने पहले रख दिया, कोस ओमेगा टी को पीछे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम आएगी? इस टर्म में देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसमें देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है, A2 भी कांस्टेंट है और फाई भी कांस्टेंट है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ?
मैं कह देता हूं यहां पर लेट दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कोस फाइव इज इक्वल टू a कोस थीटा एंड a2 साइन फाइव a साइन थीटा। मेरी बात समझ गए? मैंने मान लिया ये कांस्टेंट है, यहां a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, हियर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग वेव। जो सुपरपोज हो चुकी है, सुपर इम्पोज हो चुकी है, उन वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? ए होगा। और थीटा हमने उसका फेज डिफरेंस मान लिया, थीटा उसका क्या मान लिया? फेज। एंड थीटा इज द फेज। जो सुपर इम्पोज होने के बाद जो नया फेज जो उसका आएगा वो क्या आएगा? थीटा आएगा। समझ आ गया? मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं बेटा। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ए कोस थीटा, ए साइन ओमेगा टी कोस थीटा, एनी डाउट? प्लस यहां इसकी जगह क्या लिख दिया? ए साइन थीटा लिखना है, कोस ओमेगा टी साइन थीटा। हो गया? ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ गया तो क्या बचा यहां? साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा लग रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। आप बोल रहे हो साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। देखो यहां से ए कॉमन लेने के बाद बोलो कह रहे हो कि नहीं? तो साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां लिख देते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है? ए एम्पलीट्यूड है, थीटा फेज है। दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हमें तो मालूम ही नहीं है अभी, हमें तो एम्पलीट्यूड के बारे में मालूम ही नहीं है, निकालना पड़ेगा भाई। उसके बाद एम्पलीट्यूड आ गया तभी तो हम बताएंगे इंटेंसिटी इतनी है। मैंने ये कहा दो वेव चली, सुपर इंपोज हुई, फाइनली हमारे पास एक वेव बनी। उस वेव ने ब्राइट फ्रिंग्स बनाई, डार्क फ्रिंग्स बनाई, ये मालूम नहीं है। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो ब्राइट, कम हुआ तो मैं क्या चाहता हूं, क्या निकल के आए? एम्पलीट्यूड। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ए निकालना चाहते हैं। हमने क्या किया? ये दो इक्वेशन मानी थी यहां, मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब मैं करता हूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ए आ जाएगा और इजीली आ जाएगा। करके दिखाएं, करके दिखाएं भाई। ये साफ कर दें यहां से। क्या बोला है हमने? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। चौक से लिखा नहीं जा रहा, बहुत दिन हो गए। मार्कर से थोड़ा हल्का हाथ चलता था, आदत पड़ेगी अब, है ना। देखो दोनों का स्क्वायर करिए बेटा। क्या लिख रहे हो? a1 प्लस a2 कोस फाइव होल स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर कर दो, a2 साइन फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का भी स्क्वायर करना होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया।
बेटा शायद अगर आप देखते हो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, हो गया। यहां स्क्वायर खोलिए, a1 स्क्वायर प्लस को स्क्वायर फाइव प्लस, अरे इसका स्क्वायर पूरा खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कौन करेगा फिर, 2a1 a2 कोस फाइव प्लस, अब बताओ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर। बेटा देखिए a2 स्क्वायर को स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर कॉमन ले लो, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। हमने लिखा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, पक्का क्लियर है यहां तक। छोटी सी टर्म बता रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का काम है बस, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, मैं दोबारा से एक इक्वेशन लिख रहा हूं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी था बेटा, और y2 इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा टी प्लस, यही था ना। बचा हुआ हम आगे कर लेंगे। हमें पता है अगर इस वेव की इंटेंसिटी को I1 बता दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर बताओगे, इसको क्या कहोगे, पक्का। या देखो अब इसको I1 लिख दूं, इसको I2 लिख दूं, सुपरपोजिशन के बाद जो हमारी वेव बनी है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, शायद याद होगा आप, अभी अभी सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनाई थी हमने, यही बनाई थी ना। तो अगर इसको कहा जाए तो क्या कहेंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्लियर है। ध्यान से देखना इसको, ज्यादातर बुक्स में तो k से मल्टीप्लाई कर रखा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर k से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, मेरी बात समझ गए। बट आप डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, I1 स्क्वायर नहीं, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर है, तो अकेला क्या होगा, ये क्या होगा, लिख दो। मैंने लिखा I1 प्लस 2, इसको क्या लिखूं, अंडर रूट I1, और इसको क्या लिखूं, स्क्वायर नहीं है ना, या तो समझ आ गया कि नहीं, अंडर रूट I1 और इसी के अंदर I2 लिख देता हूं, कोस फाइव, समझ आ गया, क्लियर है। दैट टर्म इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म, इस टर्म को इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। अगर फेज डिफरेंस 0 हुआ, इंटेंसिटी I1 प्लस I2, फेज डिफरेंस 180 हुआ, इंटेंसिटी I1 माइनस I2। 180 का मतलब क्रस्ट और ट्रफ मर्ज कर जाएं। आप क्या कहते हो, ये वेव है, ये दूसरी वेव है, दोनों का फेज क्या है, सेम, 0 हो गया। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो नहीं हमारी वेव तो ये है, एक वेव इधर है दूसरी कहां है, फेज डिफरेंस कितना है 180, क्रस्ट ट्रफ मिलेगी तो क्या बनेगी, डार्क बनेगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी माइनस, कोस 180 करोगे माइनस आएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बट इस टर्म को हम कल फिर दोबारा पढ़ लेंगे, यहां तक समझ आ गया। चलो इंटरफेरेंस टर्म के बाद हम कल पढ़ेंगे, क्लियर।